नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हमारा जो सेट नंबर है वो नंबर 5 है। इससे पहले हम कंप्लीट 4 सेट कर चुके हैं जिनमें हमने एक सेट में 20 क्वेश्चन किए हैं। टोटल हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 80 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 2023 में, जिसके फॉर्म भरे गए थे 2022 में, ठीक है। तो उसके आए हुए सभी प्रश्नों को हम शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं। आप शिफ्ट भी इसमें मैच कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट का ये सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी हम आपके लिए अपलोड करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आपका एग्जाम जो एसएससी जीडी है उसका एग्जाम आपका फरवरी में होना है, फरवरी 2024 में, ठीक है। तो आपके पास समय बहुत कम है और आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने और एसएससी जीडी में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, क्योंकि जितना आप अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी तैयारी उतनी बेहतर होती जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 81 से। इससे पहले हम 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न पहला। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है और 110 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करके अपनी गंतव्य तक पहुंचता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी आपको क्या बतानी है? औसत चाल, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, देखिए, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। देखिए यहां आपसे क्या पूछा है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज, ये किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड निकालने का। ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो इसी से हम इसको करेंगे। यहां आपको क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए हमारी जो टोटल स्पीड है, यानी कि जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे, इससे 600 किलोमीटर की दूरी, दूसरी 100 किलोमीटर है और तीसरी है 50 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी दूरी चलता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी इसने तय की है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट दूरी इसने तय की है 100 किलोमीटर की और 50 किलोमीटर की, ठीक है। ये इसने कुल दूरी तय की है, लेकिन इसकी जो दूरी तय की है, इनमें हर दूरी तय करते समय इसकी चाल क्या थी? अलग। जैसे इसने 600 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। फिर इसने जो 100 किलोमीटर की दूरी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। उसके बाद 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, ठीक है। यहां पर यह आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखिए 6 और 1 7, यानी कि 750 बटे, आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 पंजे 60, 12 और एक बार ये हो जाएगा 25 दूनी 100, 12 1 13 और 2 कितना आ जाएगा? 15। 15 से इसको डिवाइड कीजिए, 15 5 75, यानी कि जो एवरेज स्पीड आई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसने आपको क्या करना है? कुल दूरी देखनी है कि कुल दूरी कितना चला। कुल दूरी चला 750 किलोमीटर, लेकिन इसमें से जो 600 किलोमीटर की दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 किलोमीटर दूरी इसने चली है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और नेक्स्ट जो 50 किलोमीटर चाल दूरी थी वो किस चाल से तय की? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से ह्रास होता हो रहा है, तो 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी, ठीक है। आपको एग्जाम में केवल एक अच्छा स्कोर करना है और कम समय में क्वेश्चनों को क्या करना है? पुटअप करना है। तो उसके लिए आप प्रतिदिन मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक है। देखिए यहां आपको क्या दिया हुआ है? 46,875 रुपए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अगर छोटी दी हुई है तो आप 100 मान कर करिए या फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहां हम इसको अगर 100 में से 8% की क्या हो रही है? मूल्यह्रास, यानी कि कमी। तो 100 में से जब 8 की क्या होगी? कमी,
तो कितना बचेगा 92%। ठीक है, 100 में से 8 की कमी, कितना बच गया 92%। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब देखिए पहले साल 8% की कमी हो गई 92/100, दूसरे साल भी 8% की कमी 92/100 और तीसरे साल भी 8% की कमी 92/100। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 23 चौके 92 और 25 चौके 100, 23 चौके 92 और 25 चौके 100 और 23 चौके 92 25 चौके 100। ठीक है, अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है 25 से। 25 एकम 25 और कितना बच गया 21, 25 अंट्या 200, 18, 25 अंत्या 175, 12, 25 पंजे 125। फिर पुनः आप इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 25 6 की 150 और 25 अंत्या 175, 12, 25 पंजे 125। पुनः आप 25 से डिवाइड कीजिएगा तो लास्ट कितनी बार आ जाएगा 25। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो गई है, 25 × 23 × 23 × 23। ठीक है, आपने अगर एग्जाम में ये कैलकुलेशन करी तो आपका टाइम वेस्ट है। अब आपको क्या देखना है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। देखिए 5 तिया 15, 5, फिर 5 को आप 3 से करेंगे 5 तिये 15, फिर पुनः 5 करेंगे 5 तिये 15, यानी कि आपका जो इकाई डिजिट बन रहा है वो क्या बन रहा है साथियों 5। ठीक है, तो देखिए 5 हमारा जो इकाई डिजिट है वो एक ऑप्शन में आ रहा है 32,245। ठीक है, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको एक कंप्लीट कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 83। 2305 और 3 + 303 को जब आप 9 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम दो तरीके से क्या निकालते हैं, रिमाइंडर की शेषफल क्या आ रहा है। आपके पास संख्या दी हुई है 2305 + 303। ठीक है, एक मेथड तो ये होता है कि हम दोनों में किससे भाग दे ले 9 से। ठीक है, इसमें जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 5 बच गया 50, 9 पंजे 45, 5 9 6 की 54। यहां आपका प्लस का एक रिमाइंडर बचा है। ठीक है, आपको पूरी संख्या में 9 से भाग देना है, लास्ट में देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें जब आप 9 से भाग देंगे तो 9 तिये 27, 3 और 9 तिये 27, कितना बच गया 6, 6 और 1 7। ठीक है, यानी कि कितना रिमाइंडर आ रहा है 7, जो कि ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरीके से हम कैसे निकालते हैं, या तो आप 2305 में इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना है 303, 5 और 3 8, 0 6, 2608। इसमें आप पुनः 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 8 80, 9 अंठे 72। ठीक है, कितना बच गया 8, 9 81 और 7। यहां भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 7। तो दोनों तरीके से जब हमने निकाल के देखा तो हमारा रिमाइंडर 7 ही आ रहा है। ठीक है, यहां इस प्रश्न में ये मिस्टेक हो गया, ये होना इसमें क्या पूछना चाहिए था कि इसमें कितना जोड़ना चाहिए। अगर हम 7 में 2 ऐड कर दें तब हमारा ये क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड। तो यहाँ ये ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आ गया कि इसमें कितना और इंक्रीज करना होगा कि ये 9 से क्या हो जाए विभाजित। लेकिन यहाँ हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7। तो इसमें आप देख ले ऑप्शन ये सारे गलत हैं, इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 ही आएगा। ये आप देख ले टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्य की औसत आयु की बात करें 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों की जो औसत आयु है 45 वर्ष है, तो आपसे पूछा है कि क्लब के सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। अगर आप सभी की आयु का योग निकाल लेते हैं तो आप इनका क्या निकाल लेंगे, पूरे क्लब के सदस्यों की औसत आयु। देखिए आपके पास महिलाओं की संख्या है 90। ठीक है, और महिला सदस्यों की जो औसत आय है, महिला सदस्यों की औसत आयु कितनी दी हुई है 35। तो आप इनका योग निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। टोटल सदस्य हैं 90 और प्रत्येक की औसत आय 35 है, तो इससे आप इनका क्या निकाल लेंगे योग। ठीक है, इसी प्रकार पुरुष सदस्यों की संख्या है 60
और इनका जो औसत है वो कितना है 45। ये सारी चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इससे आगे अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हमें कैलकुलेशन करनी है बस। ठीक है, देखिए 0 9 पंजे 45, 5 4 9 तिया 27 और 4 3150। ठीक है, पुनः आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे 30, 3 6 चौका 24 और 3 27। ठीक है, टोटल योग की अगर बात करें तो 5 7 और 1 8 और 3 और 2 5। टोटल योग आया है 5850, यानी कि सभी जो सदस्य हैं इनकी आयु का जो योग बन रहा है वो कितना बन रहा है 5850। और बात करें टोटल सदस्य 9 और 6 15, यानी कि टोटल मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल जो सदस्य हैं 150 हैं। अगर हम कुल सदस्यों की संख्या का भाग कुल आयु के योग में दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एवरेज एज। ठीक है, यानी कि 5850 डिवाइड बाई 150। ठीक है, 15 से आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो 15 तिया 45, 8 5 13, 15 नम्मा 145, यानी कि जो एवरेज आएगी इस जो एज का औसत आएगा कितना आ जाएगा 39। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने चाहिए। रूबी नाम की कोई लड़की है जिसने 1 रुपए के 20 बटन परचेज किए। अब वो उन पर कितने परसेंट का लाभ चाहती है, 25% का। तो उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे कि उसको लाभ कितने का हो जाए, 25% का। देखिए आपको पता है कि हम जो रुपए होते हैं उनको ऊपर लिखते हैं बटे वस्तु, यानी कि 1 रुपए में उसने कितने परचेज किए, 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यही कितने का लाभ लेना चाहती है, 25% का। तो 100 में 25 ऐड करेंगे, 125 बटे 100। बस इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी कि कितना 1 बटे 16। इससे आप क्या समझे, पहले ये परचेज किया था 1 रुपए में 20 और 25% के लाभ के लिए कितने में बेचेगी, 1 रुपए में 16, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 25% कैसे किया ये देखिए। टोटल हमने माना कि मूल्य कितना है 100, और 100 में जब प्लस 25% ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 125। ठीक है, यानी कि 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बेच रही है, यानी कितने कर रही है, 1 रुपए में 16। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, ये वो प्रश्न है जिसमें आप 100% एग्जाम में ऑप्शन देख के क्या करेंगे, गलती, वो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, माना संख्याओं का हमें पता नहीं है, योग है x प्लस वाई। ठीक है, जो उनका अंतर है इनके योग का, यानी कि अंतर की हम बात करें, अंतर क्या है उनका x माइनस वाई। ठीक है, अंतर क्या है इनका x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई है जो इस योग का कितना है 15%। अगर हम इसका क्या निकाल दें, इसको मैं इधर करता हूं, जो ऑप्शन आपको दिखते रहेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास संख्याओं का योग है x प्लस वाई और संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में हमें कि जो संख्याओं का अंतर है योग का 15% है, तो हम योग का क्या निकाल देंगे 15%। इसका जब आप 15% निकालेंगे 15 बटे 100। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू बचेगी x प्लस वाई इंटू 15 बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, 5 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। ठीक है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y बराबर आपका आएगा 20x माइनस 20y। ठीक है, यहां है 20x। अब देखिए 3x उधर जाएगा तो कितना बचेगा 17x, और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 23y। x और y की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23 बटे 17। ठीक है, हमने यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस हमने ये फॉर्मेट हमें क्या दिया था कि संख्याओं का योग x प्लस वाई
और संख्याओं का अंतर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये कंडीशन दी हुई है कि ये अंतर है जो इस योग का 15% है, तो अगर हम योग का 15% निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो बस इसको हमने यहाँ पर क्या किया है, कैलकुलेट। अब आपका ये आ गया 23/17, आपने एग्जाम में देखा और लगा दिया 23/17। जब आपने आंसर की देखी तो आपका ये क्या मिल गया, गलत। क्यों, प्रश्न में क्या पूछा है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो बताना है, तो छोटी संख्या है 17 और बड़ी संख्या है 23, जो रेशियो आएगा 17/23। ये आपका आंसर होगा, ना कि ये। तो 17/23 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका उत्तर होगा। तो हम एग्जामों में बस क्या की, इक्वेशन सोल्व की, जो रिजल्ट आया आंसर लगा दिया, हमारा 1/3 क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, एसएससी में यही आपको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये देखिए 87 नंबर। एक वस्तु पर अंकित मूल्य है 2000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने प्रतिशत छूट दी और अंत में उस वस्तु को कितने में बेचा। इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, छूट इसमें बताई नहीं गई है। ठीक है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य 200 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने प्रतिशत छूट दी। इसको आप देख लेना, इसमें क्या हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ज्ञात कीजिए कि संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या रहेगी। ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए कैसे हम इसको करेंगे। हमने माना कि जो टोटल दूरी है वो, आप टोटल दूरी कितनी मानिए, x। ठीक है, टोटल दूरी हो गई x। अब x में इसने क्या किया कि जो x/4 दूरी थी वो इसने किससे तय की है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। शेष जो x/4 थी अगली, वो इसने तय की है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब अगर हमने एक चाल आप माने तो इसमें से 1/4 और 1/4, जब आप माइनस करेंगे 4 एलसीएम, 4 - 1 -1/4, 1/2। पहला 1/4 और सेकंड 1/4 के बाद जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है, 1.5, 1/2। और इस 1/2 यानी कि x/2 को एक इसमें तय करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसको यहां करते हैं x/80, 20 चौके 80 प्लस x/40 प्लस x/160। अब नीचे हम एलसीएम लेते हैं 160, 8 दूनी 16, 2x प्लस 4 चौके 16, 4x और प्लस 1x। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7x/160। फाइनल जो वैल्यू आई है x/7x, 160 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x से x हो जाएगा कैंसिल, 7 से जब आप इसको डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 22 पॉइंट समथिंग, एक ही हमारा ऑप्शन है 22.86 किलोमीटर प्रति घंटे। मैं आपको प्रतिदिन बस एक ही चीज समझा रहा हूं, पूरी इक्वेशन आपको सॉल्व एग्जाम में नहीं करनी है। अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो या तो आप यूनिट डिजिट देखें या फिर इक्वेशन सॉल्व करते समय, जैसे हमारा 22 आ गया तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बात का आपको एग्जाम में सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहां से देखिए प्रश्न नंबर 89। एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तीनों दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी बतानी है। ठीक है, पहले दिन एक व्यक्ति था जो 6 घंटे चला और 6 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर कर ली, 240 किलोमीटर। अगले दिन वह कितने किलोमीटर चला, 8 घंटे और कितने किलोमीटर चला, 360 किलोमीटर। ठीक है,
अगले दिन तीसरे दिन वो चला 6 घंटे में 450 किलोमीटर। तो एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि तीनों दिनों में वो प्रति घंटे कितना औसत चाल से चला। देखिए पहले दिन उसने चाल चली 240 किलोमीटर, ठीक है। अगले दिन उसने दूरी तय की 360 किलोमीटर और तीसरे दिन उसने जो दूरी तय की 450 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहले दिन इसने ये दूरी तय की, दूसरे दिन इसने ये दूरी तय की और तीसरे दिन इसने ये दूरी तय कर ली, ठीक है। अब ये तीनों दिनों की तय की गई कुल दूरी है और तीनों दिनों की कुल अगर घंटों की बात करें, पहले दिन लिया था चला 6 घंटे, दूसरे दिन 8 घंटे और तीसरे दिन कितना चला 6 घंटे, ठीक है। अब देखिए इससे आपकी क्या आ जाएगी औसत डिस्टेंस। देखिए कुल दूरी बटे कुल समय, हम और इसमें कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो 0, 6 5 11 और 4 15, 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल कितना चला 1050 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए 8 6 14 और 6 20, इसको आप डिवाइड कीजिएगा इससे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब देखिए हमारे बस इतना करते काम हो गया, 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन में 52 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो एग्जाम में प्यारे साथियों हमें ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सॉल्व नहीं करना है। इस वजह से हम कहते हैं कि मेरे 2 प्रश्न छूट गए, मेरे 3 रह गए। यही एक कारण होता है कि हम टोटल पॉइंट में भी एक्यूरेशन काटने का वहां प्रयास करते हैं, कहीं हमारा गलत ना हो जाए। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन वहां कंप्लीट सॉल्व ना करके आपको बस यूनिट डिजिट से वहां पर अपना ऑप्शन पकड़ना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7 है तो a और b का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए मैंने आपको बताया 2 संख्या दी गई हो तो b बराबर अंडर रूट ए सी आपको करना है, ठीक है। इस पर आपका एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, इस टाइप को आप क्या लगा ले इंपॉर्टेंट, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती में से एक ना एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में आएगा। यहां से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है 25 और a माइनस बी की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितनी है 7। यहां देखिए b से b हो जाएगा कैंसिल, 2a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 32, तो a की वैल्यू की बात करें कितनी आ जाएगी 16। अगर a की वैल्यू 16 है तो हम 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि इनका मध्यानुपाती। तो मध्य अनुपाती के लिए हम क्या करते हैं, मध्यानुपाती, इसके लिए दोनों संख्याओं का रूट निकाल देते हैं 16 इंटू 9, तो ये आएगा 16 9 अंडर रूट 144 और ये किसका होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस इसमें क्या पता होना चाहिए कि मध्यानुपाती हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है अंडर रूट ए सी, यानी कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनका आपको क्या करना है अंडर रूट निकालना है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 91। 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतया विभाजित है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पता होना चाहिए। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सॉरी 5 अंकों की हो गई ये, यानी कि 1000 ये हमारी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। ये हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बात करें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये है छोटी संख्या सबसे और ये है बड़ी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि ये सबसे छोटी होती है 4 अंकों की, ये सबसे बड़ी। अब देखिए यहां आपसे कहा कि 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर 36 48 से पूर्णतः विभाजित होगी तो निश्चित रूप से इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो इनका आपको क्या कैलकुलेट करना है, 36 और 48 का क्या लेना है आपको एलसीएम।
तो आप इस प्रकार इनका एलसीएम ले लीजिए, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 3 चौके 12 और 12 12 करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना गया आपका 144। आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इनका 36 और 48 का जो एलसीएम आया है वो आ गया 144। अब देखिए, अब वह संख्या 144 से अगर विभाजित होगी तो निश्चित रूप से 36 और 48 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित। तो अब हमें 1000 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है जो किससे विभाजित हो, 144 से। देखिए अगर हम 144 को देखिए 7 से अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14 और 2, 7 चौके 28 और 2 30, 3 और 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 1008 वह सबसे छोटी संख्या आती है जो 4 अंकों की है, यानी कि 1008 ये सबसे छोटी है 4 अंकों की, जो इनसे क्या होती है, दोनों से विभाजित होगी। अब बात करें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या है 9999। इसमें हम किसका भाग देंगे, 144 का, ठीक है। तो 144 का वो भाग हम कितनी बार जाएगा, 7 बार। देखिए तो कितना आ रहा है, 1008। तो इससे हम कम कितनी बार दे लेंगे, 6 बार। 6 चौके 24, 2 24 और 2 26, 6 2 और 6 2 8, 864। ये आएगा 5 और 3 और 135। पुनः हम किसको उतार लेंगे, 9 को। अब देखिए अब ये कितनी बार जा रहा है, हम इसको देकर देखते हैं 9 बार। 9 चौके 36, 3 और 9 चौके 36 और 3 39, 3 और 9 और 3 12, काम हमारा हो गया। तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि हमारा कितना शेष है, 63। अगर इस संख्या में से मैं 63 घटा दूं तो यह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 36 और 48 से क्या है, पूर्णतः विभाजित। यानी कि 9999 में से जब हम 63 घटाएंगे तो ये आएगा 6, 3 और 9, यानी कि 9936 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 9936 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित है। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित है। ये सारा रफ कार्य था जो आपको समझाया गया है। बाकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, बस 2 ही स्टेप में करनी थी, ठीक है। अब बस इनका हमें क्या पूछा गया है, 1008। इनका हमसे क्या पूछा गया था, ओनली डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 9936 में से 1008 माइनस करना है। 16 में से 8 जाएगा 8 और 2 28। लास्ट में हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है जिसमें क्या है, 28। आप इसको आगे सोल्व कर ले, 8 और 9 में से 1 जाएगा 8, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 8928, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 926.10 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखिए अगर हमारा ब्याज अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक, तो हम क्या करते हैं, समय को तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दर को 2 से भाग देते हैं। ये बात उम्मीद करता हूं सबको पता होगी। समय को मल्टीप्लाई बाय 2 और दर को क्या करते हैं, हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि टोटल कितने बढ़कर हो गए, 926.10, ठीक है। और हमारे पास जो मूलधन था वो कितना था, 800 रुपये। दर है 100 प्लस 10, 110 बटे 100, और यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, ठीक है। क्या पूछा गया है इसमें कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है कितने वर्षों में, टाइम पूछा गया है, तो टाइम हम इससे निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पर ये हमने कुछ नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए कि मिश्र धन बराबर मूलधन और 100 प्लस r बटे 100 की पावर टाइम। ये इस फॉर्मेट से हमने जमाया है। अगर आप चक्रवर्ती ब्याज आपने पढ़ा होगा तो ये मेन फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए अब
इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो आप देखिए। यहां से यहां ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 926.10/800। यहां हम इसको एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। 11/10 की पावर हमारी क्या आएगा टी। 11/10 की पावर हमारा क्या आ जाएगा टी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां हम जब 2 अक्षर बाद पॉइंट है तो यहां 2 जीरो और लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 9261 और 8000 देखिए 20 इंटू 20 इंटू 20। जब आप 20 इंटू 20 इंटू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि कितना आ रहा है 8000। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है 20 का क्यूब है और ये किसका है 21 का, यानी कि 21/20 का क्यूब है और यहां पर है 11/10 की पावर टी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी है 3 वर्ष, लेकिन हमें टाइम का क्या करना है, ये यहाँ अर्धवार्षिक दर है तो इसमें 2 का भाग दे देंगे। 1.5 आपकी क्या आ जाएगी दर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की, जो टाइम आता है उसमें आपको क्या करना है 2 से भाग देना है। नेक्स्ट की हम बात करें, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 75 घंटे में और ए और सी मिलकर 25 घंटे में। तो ज्ञात करें कि वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी और सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। इस प्रकार का प्रत्येक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये टाइप को भी आप क्या कर लें इंपॉर्टेंट, ये आपका हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितना घंटे में करते हैं 50 घंटे में। बात करें बी प्लस सी दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 75 घंटे, और सी प्लस ए ये दोनों मिलकर कार्य को करते हैं कितने घंटे में 25 घंटे में। तो आपको इनका क्या नहीं पता होना चाहिए, हम इनका क्या कैलकुलेट करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना आएगा 75 दूनी 150 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम प्रतिदिन आपको पता है क्या लेते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हमारे डेज होते हैं इनकी संख्या का भाग हम जो टोटल वर्क आता है उसमें हम देते हैं। क्षमता गुणा दिन बराबर कुल कार्य, इसी फॉर्मेट से हम इनको करते हैं। देखिए 50 तिये 150, 75 दूनी 150 और 25 छेकी 150। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप यहां देखिए, यहां ए है, यहां भी ए है, यहां बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी कि 6 3 9 2 जो 11 काम किया है यहाँ सभी 2 बार आए, तो 2 कॉमन ए प्लस बी और प्लस सी, ये सभी कितनी बार आए थे 2 बार आए थे। तो अगर इनको हमें ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कैलकुलेट करवाना है तो कितना कार्य कर देंगे 11/2, और टोटल काम कितना है हमारा 150, ये करते हैं 11/2, तो 50 दूनी हो जाएगा 300/11, 11 दूनी कितना आया है 300/11, और इसी फॉर्मेट में आपका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम शंकु का क्या निकाल देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमें दी हुई है 5, और आर और एच यानी कि 5 + 16। बस ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको सेकंड मैथ के 1 से 2 प्रश्न आएंगे, फॉर्मूले बेस होंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उनको कर सकते हैं। देखिए यहां इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, 22/7 इंटू 5 और 6 5 21। ठीक है, 7 तिया 21 और 5 तिया 15,
15 दूनी 30 और 3 33, 330, और यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना इजी था, बस आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि प्याज के मूल्य में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ भाव, या फिर बढ़ा हुआ भाव की जगह हमें क्या दे सकता है, वर्तमान भाव। ये दो चीजें सेम है, या तो हमसे पूछ सकता है बढ़ा हुआ मूल्य, या इसकी जगह दे सकता है वर्तमान मूल्य। दोनों एक ही चीज है, वर्तमान मूल्य पूछे बढ़ा हुआ भाव पूछे, बस आपको एक ही इनको याद रखना है, ये क्या होता है, सेम। तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है कि जितने रुपए आपको क्वेश्चन में दिए हों रुपए, और जो परसेंटेज दी हो एज इट इज परसेंटेज 25%, और बराबर क्या आएगा, किलोग्राम, कितना दिया हुआ है प्रश्न में 5। इसके लिए आपको बाहर से कुछ अप्लाई नहीं करना। देखिए क्या है, रुपए जो प्रश्न में दिए जाएं इनटू परसेंटेज जो दी गई हो उसे एज इट इज, 25% है तो 25%, 33% है तो 33%, 75% है तो 75%, रुपए गुणा परसेंटेज बराबर किलोग्राम। जो प्रश्न में वैल्यू तीनों दी जाए उसको बस इस फॉर्मेट में जमाना है, रुपए इंटू परसेंटेज बराबर किलोग्राम। बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, और आपका क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ भाव या फिर वर्तमान भाव। ठीक है, देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 50 रुपए में आप कितने किलोग्राम वस्तु खरीद रहे हैं, 5 किलोग्राम। ठीक है, तो आप 1 किलोग्राम की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। बस आपका काम इससे हो गया, रुपए गुणा परसेंटेज बराबर किलोग्राम। देखिए नेक्स्ट की हम बात करें, यदि मशीन ए और बी क्रम से 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करती है, इसका मतलब है कि ए है जो 9 घंटे में उत्पादन करती है कितना, 1100 वाट का, और बी है जो 12 घंटे में उत्पादन करती है कितना, 1100 यूनिट का। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर 1100 यूनिट का उत्पादन कितने में करेंगी। देखिए तो ये हमें बस वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमारी क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अगर 1100 ना दिया हो तब भी देखिए, इसका मतलब है कि ए एक काम करता है 9 घंटे में, बी एक काम करता है 12 घंटे में। तो हमसे बस यही पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने घंटे में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36। आपको पता है कि ये कैसे निकाला है, जो दिन होते हैं उनकी संख्या का भाग हम टोटल वर्क जो एलसीएम निकालते हैं उसमें देते हैं, तो हमारा काम इससे हो जाता है। तो टोटल काम कितना करवाना है, 36, दोनों एक दिन में करते हैं 7 काम, 36/7, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए नेक्स्ट की हम बात करें, अगर आपको साथियों ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, मेथड आपके समझ आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का जो गुणनफल है वो 70 है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x की वैल्यू बताओ। देखो मैं आपको बार बार, आज हमारा 5 सेट है, ये फॉर्मेट डेली बताता हूं, A/B समानुपात C/D, ठीक है। ये अंदर वाले एक साथ मल्टीप्लाई होंगे और भार वाले एक साथ, ठीक है। ये होता है प्रथमानुपाती, ये होता है द्वितीयानुपाती, ये होता है तृतीयानुपाती, ये होता है चतुर्थानुपाती, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसमें से आपका एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन आपका 100% इससे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम और चतुर्थ पद, यानी कि जो पहला और चौथा का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 70 बराबर। अब हमारा जो द्वितीय और तृतीय पद है, अंदर वालों का गुणनफल दिया हुआ है 3.5x। अगर ये फॉर्मेट आपको पता था तो एक लाइन में आपका आंसर हो रहा था ये, यानी कि x की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आप 70/3.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक 0, 35 दूना 70, x की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 20।
बस आप एग्जाम में इसको 30 सेकंड से भी कम समय लेकर इसको कर सकते थे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनका क्या सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 98। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपको? 110 सेंटीमीटर। तो इसके आधार का व्यास क्या है? ठीक है, अगर हम आर निकाल लेते तो हम इसका क्या बता देंगे? व्यास। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा आया था शंकु से रिलेटेड, वो फॉर्मूले पर बेस्ड था। ये भी हमारा आया है सेकंड प्रश्न जो किस पर बेस्ड है? फॉर्मूले पर। यानी कि बेलन का अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तो आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा आपसे एग्जाम में नहीं होगा। और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। आर हमें निकालना है आर, और एच हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, बराबर है 110। बस ये कैलकुलेशन है, हमारा आंसर इससे आ जाएगा। 2 बार ये डिवाइड होगा, 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22 और 11 10 बार। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कीजिए, 2 पंजे 10। यहाँ बचा, यानी कि आर की जो वैल्यू है 5/4। ठीक है, ये है आर। और हमें पता है कि व्यास है जो त्रिज्या का दुगुना होता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से डिवाइड होगा 2, यानी कि 5/2, इसकी वैल्यू आएगी 2.5। और यही हमें इसमें पूछा गया था और हमारा आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट की हम बात करें 99 नंबर प्रश्न। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 1 लाख रुपए था। दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंत में किस मूल्य पर वस्तु बेची? ठीक है, अगर आपकी जो क्या है कि संख्या अगर मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं है, सीधे फॉर्मेट में तो आप 100 मार्कन करिए, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर आप बेसिक से और अपना जो मेथड सेम होता है उससे अगर हम इसको करेंगे तो हम इसको जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे। अगर हम एक ही सवाल को 2-3 तरीके से करते हैं तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किससे करना है, या फिर हम दोनों ही तरीकों को भूल जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए वैल्यू है हमारी ये। ठीक है, इस पर हमें कितने % की छूट दी है? 20% की छूट देगा तो कितना बचेगा? 80/100। यहाँ लास्ट छूट है 10% की, तो कितना बचेगा? 90/100। ठीक है, 2 और 2 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, 9 अंटे 72, यानी कि कितने में बेच दिया? 72,000 रुपए। बस यही हमें इसमें निकालना था। एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो देख रहे कि आपके इस शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल इजी, वन वे में, यानी कि एक लाइन में आप इनका क्या कर पा रहे? सॉल्यूशन कर पा रहे। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 आते हैं, जिसमें से मैथ के होते हैं 20। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आपका जो टाइम होता है इसमें कितना दिया होता है? ओनली 60 मिनट। ठीक है, इसमें आपको ये सॉल्व करने होते हैं। तो आपको टाइम को बचत करते हुए सारे क्वेश्चनों को हल करना है। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है, 1100 में बेच दी जाती है, तो लाभ परसेंटेज देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। कितने में इसने खरीदी? सीपीएन की क्रय मूल्य कितना था उसका? 800 रुपये। सेलिंग प्राइस की बात करें एसपी, तो ये इसका था 1100 रुपये। ठीक है, अब इसने 800 में खरीदा, 1100 में बेच दिया, तो कितने का लाभ ले लिया? 300 रुपये का। कितने रुपए पर? 800 रुपये पर। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 तिया 24। ठीक है, 6 बचे, और 8 6 की 48, और 8 7 56, 7 बार 37 पॉइंट समथिंग। एक ही हमारा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने टोटल कंप्लीट किए मैथ के 20 क्वेश्चन। और टोटल आज हमारा सेट नंबर था 5। इससे पहले हमने 4 सेट कंप्लीट किए हैं, जिनकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से वहां पर अवेलेबल है। तो आप डेली मॉक टेस्ट के लिए हमारे जो चैनल है जो ओजे क्लासेज के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब करें।
ठीक है। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूले, वहां पर आपको प्रतिदिन क्या मिलती है, पीडीएफ। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, एक नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।